पारदर्शी एवं करुणामूलक निर्णयों के माध्यम से रोगियों और स्वास्थ्य कर्मियों दोनों के जीवन की रक्षा करना है। केस स्टडी 41। केस स्टडी। भारत की एक प्रतिष्ठित खाद्य उत्पाद कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए एक खाद्य उत्पाद विकसित किया तथा आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर उसका निर्यात प्रारंभ किया। बाद में उसी उत्पाद को घरेलू बाजार में भी लॉन्च किया गया। समय के साथ कंपनी ने अच्छा लाभ अर्जित किया, किंतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए रैंडम सैंपल परीक्षण में पाया गया कि घरेलू बाजार में बेचा जा रहा उत्पाद स्वीकृत मानकों के अनुरूप नहीं है। जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी घरेलू स्वास्थ्य मानकों का उल्लंघन कर रही थी तथा निर्यात के लिए अस्वीकृत उत्पादों को भी भारतीय उपभोक्ताओं को बेच रही थी। प्रश्न घरेलू खाद्य मानकों का उल्लंघन करने तथा अस्वीकृत निर्यात उत्पाद बेचने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? बी. संकट का समाधान कर अपनी प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त करने के लिए कंपनी के पास कौन सी क्रियाविधि उपलब्ध है? सी. इस मामले में निहित नैतिक दुविधाओं का परीक्षण कीजिए। 250 शब्द। भूमिका 20 से 25 शब्द। यह केस स्टडी उपभोक्ता सुरक्षा, कॉर्पोरेट नैतिकता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कानून के पालन तथा लाभ और उत्तरदायित्व के मध्य संतुलन की चुनौती प्रस्तुत करती है। हितधारक, स्टेक होल्डर्स, खाद्य उत्पाद कंपनी, भारतीय उपभोक्ता, विदेशी उपभोक्ता, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI, कर्मचारी एवं निवेशक, वितरक एवं विक्रेता, सरकार एवं न्यायपालिका तथा समाज एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य इस प्रकरण के प्रमुख हितधारक है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई: उत्पाद की तत्काल वापसी, प्रोडक्ट रिकॉल एवं बिक्री पर रोक। दोषपूर्ण उत्पादों को तुरंत बाजार से वापस मंगाकर उनकी बिक्री रोक दी जानी चाहिए। इससे उपभोक्ताओं का स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा तथा आगे की संभावित हानि को रोका जा सकेगा। हालांकि इससे कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। मूल्य संवर्धन। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अनुसार उपभोक्ता स्वास्थ्य सर्वोच्च प्राथमिकता है। बी. दंडात्मक एवं कानूनी कार्रवाई। कंपनी पर आर्थिक दंड लगाया जाए, उसका लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जाए तथा गंभीर मामलों में अभियोजन चलाया जाए। इससे भविष्य में नियमों के उल्लंघन पर रोक लगेगी और उद्योगों में अनुशासन बढ़ेगा। यद्यपि इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव कर्मचारियों एवं निवेशकों पर भी पड़ सकता है। मूल्य संवर्धन। AV डाइसी वी डाइसी की इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत सभी संस्थाएं कानून के अधीन हैं। बी. कंपनी के लिए उपलब्ध क्रियाविधि: असार्वजनिक रूप से त्रुटि स्वीकार करना एवं उत्पाद वापस लेना। कंपनी को स्वेच्छा से रिकॉल अभियान चलाकर उपभोक्ताओं से क्षमा मांगनी चाहिए तथा प्रभावित ग्राहकों को उचित क्षतिपूर्ति देनी चाहिए। इससे उपभोक्ताओं का विश्वास पुनः स्थापित होगा और पारदर्शिता का संदेश जाएगा। यद्यपि अल्पकाल में कंपनी की प्रतिष्ठा एवं लाभ प्रभावित होंगे। मूल्य संवर्धन। स्टीफन आर कॉवी की द स्पीड ऑफ ट्रस्ट के अनुसार विश्वास खोने पर उसे पुनः प्राप्त करने का मार्ग सत्य एवं पारदर्शिता है। बी. गुणवत्ता नियंत्रण एवं स्वतंत्र ऑडिट। कंपनी को निर्माण प्रक्रिया में सुधार करते हुए थर्ड पार्टी ऑडिट कराना चाहिए तथा FSSAI मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करना चाहिए। इससे दीर्घकालिक विश्वसनीयता बढ़ेगी और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित होगी। हालांकि प्रारंभिक लागत बढ़ेगी। मूल्य संवर्धन। W. एडवर्ड्स डेमिंग की आउट ऑफ द क्राइसिस के अनुसार गुणवत्ता कोई विकल्प नहीं बल्कि सतत सुधार की प्रक्रिया है। C. निहित नैतिक दुविधाएं। इस प्रकरण में लाभ बनाम उपभोक्ता स्वास्थ्य, दोहरे मानदंड, डबल स्टैंडर्ड्स, कॉर्पोरेट लाभ बनाम सामाजिक उत्तरदायित्व तथा पारदर्शिता बनाम धोखाधड़ी जैसी प्रमुख नैतिक दुविधाएं निहित हैं। अधिक लाभ के लिए उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से समझौता करना, विदेशी उपभोक्ताओं को बेहतर तथा भारतीय उपभोक्ताओं को निम्न गुणवत्ता का उत्पाद उपलब्ध कराना, व्यावसायिक सफलता को सामाजिक उत्तरदायित्व से ऊपर रखना तथा अनुमोदित उत्पाद के स्थान पर भिन्न उत्पाद बेचकर उपभोक्ताओं का विश्वास तोड़ना गंभीर नैतिक प्रश्न उत्पन्न करते हैं। मूल्य संवर्धन। एडवर्ड फ्रीमैन की स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अ स्टेक होल्डर अप्रोच के अनुसार कंपनी की जिम्मेदारी केवल शेयरधारकों के प्रति नहीं बल्कि सभी हितधारकों एवं समाज के प्रति होती है। निष्कर्ष 20 से 25 शब्द। दीर्घकालिक व्यावसायिक सफलता केवल लाभ से नहीं बल्कि गुणवत्ता, पारदर्शिता, कानून के पालन एवं उपभोक्ता विश्वास की रक्षा से सुनिश्चित होती है। केस स्टडी 42। केस स्टडी। पवन पिछले 10 वर्षों से राज्य सरकार में अधिकारी है। स्थानांतरण के बाद नए कार्यालय में उसका वरिष्ठ अधिकारी लगातार उसके सुझावों को सार्वजनिक रूप से अस्वीकार करता है, अपमानित करता है तथा बिना उचित कारण उसके कार्यों की आलोचना करता है। धीरे धीरे यह व्यवहार मानसिक उत्पीड़न, वर्कप्लेस बुलिंग का रूप ले लेता है। इसका प्रभाव पवन के आत्मविश्वास, मानसिक स्वास्थ्य,
कार्यक्षमता तथा पारिवारिक जीवन पर भी पड़ने लगता है। प्रश्न इस स्थिति से निपटने के लिए पवन के पास कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? बी कार्यालय एवं घर में शांति एवं सौहार्द स्थापित करने के लिए पवन को क्या दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? सी एक बाहरी व्यक्ति के रूप में वरिष्ठ अधिकारी एवं अधीनस्थ दोनों के लिए आपके क्या सुझाव होंगे? डी सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों के लिए किस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है? 250 शब्द। भूमिका 20 से 25 शब्द। यह केस स्टडी कार्यस्थल पर मानसिक उत्पीड़न, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, नेतृत्व, संगठनात्मक संस्कृति एवं मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को रेखांकित करती है। हितधारक स्टेक होल्डर्स पवन, वरिष्ठ अधिकारी, अन्य कर्मचारी, पवन का परिवार, विभाग एवं सरकार, नागरिक जो प्रशासनिक सेवाएं प्राप्त करते हैं तथा मानव संसाधन प्रशासनिक विभाग इस प्रकरण के प्रमुख हितधारक है। पवन के पास उपलब्ध विकल्प चुपचाप सब सहन करना। यदि पवन बिना कोई प्रतिक्रिया दिए स्थिति को स्वीकार करता है तो तत्काल टकराव से बचाव होगा, किंतु इससे उसका मानसिक तनाव बढ़ेगा तथा उत्पीड़न और अधिक बढ़ सकता है। बी वरिष्ठ अधिकारी से शांतिपूर्वक संवाद करना। पवन सम्मानपूर्वक निजी बातचीत कर अपनी समस्या एवं अपेक्षाएं स्पष्ट कर सकता है। इससे गलतफहमियां दूर हो सकती है और संबंधों में सुधार संभव है। यद्यपि यदि वरिष्ठ अधिकारी का व्यवहार न बदले तो इसका प्रभाव सीमित रहेगा। सी संस्थागत शिकायत एवं परामर्श लेना सर्वश्रेष्ठ विकल्प। यदि स्थिति बनी रहती है तो पवन विभागाध्यक्ष, शिकायत निवारण तंत्र या एचआर के समक्ष तथ्यात्मक शिकायत कर सकता है तथा आवश्यकता होने पर मनोवैज्ञानिक परामर्श भी ले सकता है। इससे निष्पक्ष समाधान की संभावना बढ़ेगी और उसके मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा होगी। हालांकि कुछ समय तक कार्यस्थल पर तनाव बना रह सकता है। मूल्य संवर्धन डैनियल गोलमैन की इमोशनल इंटेलिजेंस के अनुसार कठिन परिस्थितियों में भावनात्मक संतुलन एवं संवाद सबसे प्रभावी समाधान है। बी कार्यालय एवं घर में पवन का दृष्टिकोण। पवन को व्यक्तिगत एवं पेशेवर जीवन को अलग रखना चाहिए। उसे तनाव प्रबंधन के लिए योग एवं ध्यान अपनाना चाहिए, परिवार से खुलकर संवाद करना चाहिए तथा वरिष्ठ अधिकारी के प्रति सम्मान बनाए रखते हुए अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। साथ ही उसे तथ्य आधारित कार्यशैली एवं लिखित संचार अपनाना चाहिए। मूल्य संवर्धन जॉन कबत्सिन की फुल कैटास्ट्रोफी लिविंग के अनुसार माइंडफुलनेस तनाव प्रबंधन एवं मानसिक संतुलन का प्रभावी माध्यम है। सी वरिष्ठ अधिकारी एवं अधीनस्थ के लिए सुझाव। वरिष्ठ अधिकारी को सम्मानजनक एवं रचनात्मक फीडबैक देना चाहिए, सार्वजनिक अपमान से बचना चाहिए तथा सहानुभूतिपूर्ण एवं सहभागी नेतृत्व अपनाना चाहिए। वहीं पवन को आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए, भावनात्मक प्रतिक्रिया के बजाय तथ्यात्मक संवाद करना चाहिए तथा आवश्यकता पड़ने पर संस्थागत सहायता लेनी चाहिए। मूल्य संवर्धन रॉबर्ट के ग्रीनलीफ की सर्वेंट लीडरशिप के अनुसार प्रभावी नेतृत्व अधिकार नहीं बल्कि सहयोग एवं सम्मान पर आधारित होता है। डी अधिकारियों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण। अधिकारियों को इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, स्ट्रेस मैनेजमेंट एवं मेंटल हेल्थ, लीडरशिप, टीम बिल्डिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एवं कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्कप्लेस एथिक्स एवं प्रोफेशनल बिहेवियर तथा जेंडर सेंसिटाइजेशन एवं रिस्पेक्टफुल वर्कप्लेस जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। मूल्य संवर्धन पीटर एम सेंज की दी 5th डिसिप्लिन के अनुसार लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन संवाद, सहयोग एवं निरंतर आत्मसुधार से विकसित होते हैं। निष्कर्ष 20 से 25 शब्द। स्वस्थ प्रशासनिक संस्कृति केवल नियमों से नहीं बल्कि सम्मानपूर्ण नेतृत्व, भावनात्मक परिपक्वता, संवाद एवं मानसिक स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील संगठनात्मक वातावरण से निर्मित होती है। केस स्टडी 43। केस स्टडी प्रभात एक प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टर्लिंग इलेक्ट्रिक लिमिटेड में उपाध्यक्ष विपणन है। कंपनी लगातार घटती बिक्री, सरकारी अनुबंध न मिलने तथा मुख्यालय के दबाव से जूझ रही है। प्रभात स्वयं भी नौकरी खोने के भय, गृह ऋण, बच्चों की शिक्षा तथा बीमार मां के इलाज जैसी व्यक्तिगत आर्थिक समस्याओं से परेशान है। इसी बीच नौकरी के अभ्यर्थी सुभाष वर्मा साक्षात्कार के दौरान प्रतिद्वंद्वी कंपनी यूनिक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की गोपनीय निविदा दस्तावेज उपलब्ध कराने का प्रस्ताव देता है। बदले में कंपनी में नौकरी चाहता है। प्रभात के सामने व्यक्तिगत, व्यावसायिक एवं नैतिक दुविधा उत्पन्न हो जाती है। प्रश्न इस मामले से संबंधित नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिए। बी प्रभात के लिए उपलब्ध विकल्पों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सी सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा और क्यों? 250 शब्द। भूमिका 20 से 25 शब्द। यह केस स्टडी व्यावसायिक सत्यनिष्ठा, गोपनीयता,
हितों के टकराव एवं व्यक्तिगत संकट के बीच नैतिक निर्णय लेने की चुनौती प्रस्तुत करती है। हितधारक स्टेक होल्डर्स प्रभात, स्टर्लिंग इलेक्ट्रिक लिमिटेड, सुभाष वर्मा, यूनिक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, रक्षा मंत्रालय, कंपनी के कर्मचारी एवं शेयरधारक, ग्राहक एवं सरकार तथा समाज एवं व्यावसायिक जगत इस प्रकरण के प्रमुख हितधारक है। निहित नीतिपरक मुद्दे व्यावसायिक सत्यनिष्ठा बनाम व्यक्तिगत लाभ। प्रभात के सामने नौकरी एवं आर्थिक संकट के कारण अनैतिक लाभ लेने का प्रलोभन है, जिससे व्यावसायिक सत्यनिष्ठा और व्यक्तिगत हितों के बीच टकराव उत्पन्न होता है। मूल्य संवर्धन इमैनुएल कांत की ग्राउंडवर्क ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स के अनुसार नैतिक कर्तव्य व्यक्तिगत लाभ से ऊपर होता है। गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग प्रतिद्वंद्वी कंपनी के गोपनीय दस्तावेज स्वीकार करना व्यावसायिक विश्वास तथा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का उल्लंघन है। मूल्य संवर्धन एडवर्ड्स डेमिंग की आउट ऑफ द क्राइसिस के अनुसार दीर्घकालिक सफलता विश्वास एवं गुणवत्ता पर आधारित होती है, छल पर नहीं। कॉर्पोरेट हित बनाम नैतिक आचरण। सरकारी अनुबंध प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, किंतु अनैतिक साधनों से प्राप्त सफलता टिकाऊ नहीं होती और संगठन की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है। मूल्य संवर्धन एडवर्ड फ्रीमैन की स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अ स्टेक होल्डर अप्रोच के अनुसार व्यवसाय का उद्देश्य सभी हितधारकों के प्रति उत्तरदायी रहना है। विश्वासघात एवं पेशेवर निष्ठा। जो व्यक्ति आज अपनी वर्तमान कंपनी के दस्तावेज बेच सकता है, वह भविष्य में नई कंपनी के साथ भी ऐसा कर सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति भी संगठन के लिए जोखिमपूर्ण है। मूल्य संवर्धन स्टीफन आर कोवी की द स्पीड ऑफ ट्रस्ट के अनुसार विश्वास किसी भी संस्था की सबसे मूल्यवान पूंजी है। प्रभात के उपलब्ध विकल्प दस्तावेज स्वीकार कर नौकरी देना। यदि प्रभात दस्तावेज स्वीकार कर सुभाष को नौकरी देता है, तो अनुबंध मिलने की संभावना बढ़ सकती है तथा कंपनी एवं प्रभात को अल्पकालिक लाभ मिल सकता है, किंतु यह अवैध एवं अनैतिक कार्य होगा, जिससे कानूनी कार्रवाई, प्रतिष्ठा की हानि तथा भविष्य में कंपनी के लिए भी सुरक्षा जोखिम उत्पन्न होंगे। प्रस्ताव अस्वीकार कर केवल योग्यता के आधार पर नियुक्ति करना। प्रभात प्रस्ताव अस्वीकार कर केवल योग्यता के आधार पर नियुक्ति कर सकता है। इससे नैतिकता एवं निष्पक्षता बनी रहेगी, यद्यपि अनुबंध मिलने की अनिश्चितता बनी रहेगी। प्रस्ताव अस्वीकार करना। घटना की सूचना उच्च प्रबंधन एवं आवश्यक होने पर सक्षम प्राधिकारी को देना तथा भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष रखना सर्वश्रेष्ठ विकल्प। इस विकल्प से कंपनी की सत्यनिष्ठा सुरक्षित रहेगी, कानूनी जोखिम समाप्त होगा तथा दीर्घकालिक विश्वास एवं प्रतिष्ठा मजबूत होगी। हालांकि तत्काल व्यावसायिक लाभ का अवसर छूट सकता है। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प एवं औचित्य। मैं विकल्प 3 अपनाऊंगा। सुभाष वर्मा का प्रस्ताव स्पष्ट रूप से गोपनीय जानकारी की चोरी, अनुचित प्रतिस्पर्धा एवं व्यावसायिक अनैतिकता को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति भविष्य में भी संगठन के लिए गंभीर जोखिम उत्पन्न कर सकती है। इसलिए प्रभात को निष्पक्ष चयन प्रक्रिया बनाए रखते हुए घटना की सूचना उच्च प्रबंधन एवं आवश्यकता होने पर संबंधित प्राधिकरण को देनी चाहिए। मूल्य संवर्धन जोसेफ एल बैडरैको JR. की डिफाइनिंग मोमेंट्स के अनुसार कठिन परिस्थितियों में लिए गए नैतिक निर्णय ही व्यक्ति के वास्तविक चरित्र को परिभाषित करते हैं। मूल्य संवर्धन OECD की OECD गाइडलाइंस फॉर मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस 2011 के अनुसार बहुराष्ट्रीय कंपनियों को निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता एवं व्यावसायिक ईमानदारी का पालन करना चाहिए। निष्कर्ष 20 से 25 शब्द। अल्पकालिक लाभ के लिए अनैतिक साधन अपनाना संस्था एवं व्यक्ति दोनों के लिए घातक है। दीर्घकालिक सफलता का आधार सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता एवं विश्वास है। केस स्टडी 44। केस स्टडी। रमेश राज्य सिविल सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं और हाल ही में सीमावर्ती राज्य की राजधानी में गृह विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। उनकी मां कैंसर से पीड़ित है तथा राजधानी के अस्पताल में उपचारत है। उनके बच्चों का भी प्रतिष्ठित विद्यालय में प्रवेश हुआ है। इसी बीच रमेश को खुफिया सूचना मिलती है कि पड़ोसी देश से अवैध घुसपैठ हो रही है। आकस्मिक निरीक्षण में वे सुरक्षाकर्मियों की मिलीभगत से 12 अवैध प्रवासियों को पकड़ते हैं तथा जाली आधार, राशन कार्ड एवं मतदाता पहचान पत्र बनाए जाने का भी खुलासा होता है। रमेश विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर अतिरिक्त गृह सचिव को सौंपते हैं, किंतु उन्हें रिपोर्ट वापस लेने का निर्देश दिया जाता है तथा स्थानांतरण एवं पदोन्नति रोकने की चेतावनी भी दी जाती है। प्रश्न रमेश के पास कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? उन्हें कौन सा विकल्प अपनाना चाहिए और क्यों? प्रत्येक विकल्प का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इस मामले में कौन कौन सी नैतिक दुविधाएं हैं?
अवैध घुसपैठ रोकने हेतु कौन से नीतिगत उपाय सुझाएंगे? 250 शब्द। भूमिका 20 से 25 शब्द। यह केस स्टडी राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रशासनिक सत्यनिष्ठा, राजनीतिक दबाव एवं व्यक्तिगत हितों के मध्य नैतिक निर्णय की चुनौती प्रस्तुत करती है। हितधारक, स्टेक होल्डर्स: रमेश का परिवार, अतिरिक्त गृह सचिव एवं राज्य सरकार, सीमा सुरक्षा बल एवं स्थानीय पुलिस, अवैध प्रवासी, सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिक, भारत सरकार एवं सुरक्षा एजेंसियां तथा राष्ट्र एवं लोकतांत्रिक संस्थाएं इस प्रकरण के प्रमुख हितधारक है। उपलब्ध विकल्प: रिपोर्ट वापस लेना। यदि रमेश रिपोर्ट वापस ले लेते हैं तो उनका वर्तमान पद, परिवार एवं पदोन्नति सुरक्षित रह सकती है, किंतु इससे राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता होगा, प्रशासनिक ईमानदारी एवं कानून का उल्लंघन होगा तथा अवैध गतिविधियों को संरक्षण मिलेगा। रिपोर्ट पर दृढ़ रहना एवं विधिसम्मत कार्रवाई करना सर्वश्रेष्ठ विकल्प। रमेश रिपोर्ट वापस न लेकर सभी साक्ष्यों को सुरक्षित रख सकते हैं तथा आवश्यकता होने पर उच्च स्तर पर तथ्यात्मक जानकारी दे सकते हैं। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा एवं कानून का संरक्षण होगा और प्रशासनिक सत्यनिष्ठा बनी रहेगी। यद्यपि स्थानांतरण एवं पदोन्नति प्रभावित हो सकती है तथा व्यक्तिगत दबाव बढ़ सकता है। उच्च संवैधानिक प्रशासनिक प्राधिकरण को सूचित करना। यदि दबाव जारी रहे तो रमेश मुख्य सचिव, सतर्कता एजेंसी अथवा सक्षम प्राधिकारी को तथ्यात्मक रिपोर्ट भेज सकते हैं। इससे संस्थागत समाधान की संभावना बढ़ेगी और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। हालांकि प्रशासनिक एवं राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है। सबसे उपयुक्त विकल्प: विकल्प 2 तथा आवश्यकता होने पर विकल्प 3 अपनाऊंगा। लोकसेवक का प्रथम दायित्व संविधान, कानून एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति है, न कि व्यक्तिगत सुविधा या पदोन्नति के प्रति। इसलिए सभी तथ्यों को लिखित अभिलेखों सहित सुरक्षित रखते हुए विधिसम्मत कार्रवाई करूंगा। मूल्य संवर्धन: सरदार वल्लभ भाई पटेल के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्पीचेस के अनुसार अखिल भारतीय सेवाओं का दायित्व राजनीतिक दबाव से ऊपर उठकर राष्ट्रहित एवं संविधान की रक्षा करना है। विकल्पों का आलोचनात्मक मूल्यांकन: रिपोर्ट वापस लेने से व्यक्तिगत लाभ मिल सकता है, किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा एवं नैतिकता से समझौता होगा। रिपोर्ट पर कायम रहने से कानून एवं सत्यनिष्ठा की रक्षा होगी, यद्यपि व्यक्तिगत जोखिम बढ़ेगा। वहीं उच्च स्तर पर मामला उठाने से संस्थागत समाधान की संभावना बनेगी, हालांकि प्रशासनिक टकराव उत्पन्न हो सकता है। नैतिक दुविधाएं: इस प्रकरण में राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम व्यक्तिगत एवं पारिवारिक हित, सत्यनिष्ठा बनाम पदोन्नति, कानून का पालन बनाम वरिष्ठ अधिकारी का आदेश तथा लोकहित बनाम व्यक्तिगत सुविधा जैसी प्रमुख नैतिक दुविधाएं विद्यमान हैं। मूल्य संवर्धन: इमैनुएल कांत की ग्राउंडवर्क ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स के अनुसार नैतिक कर्तव्य परिणामों या व्यक्तिगत लाभ से प्रभावित नहीं होना चाहिए। नीतिगत उपाय: अवैध घुसपैठ रोकने के लिए स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट के अंतर्गत ड्रोन, सीसीटीवी एवं स्मार्ट फेंसिंग का उपयोग किया जाना चाहिए। सीमा चौकियों का नियमित स्वतंत्र ऑडिट किया जाए। सुरक्षा कर्मियों की जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए कठोर दंड का प्रावधान हो तथा आधार, राशन एवं मतदाता पहचान पत्र का डिजिटल सत्यापन किया जाए। साथ ही केंद्र एवं राज्य एजेंसियों के बीच रियल टाइम खुफिया समन्वय स्थापित किया जाए। मूल्य संवर्धन: द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2 NDR की पब्लिक ऑर्डर रिपोर्ट के अनुसार आंतरिक सुरक्षा के लिए तकनीक, जवाबदेही एवं बहु एजेंसी समन्वय आवश्यक है। निष्कर्ष 20 से 25 शब्द। एक आदर्श लोकसेवक का सर्वोच्च दायित्व व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय सुरक्षा, संवैधानिक मूल्यों एवं कानून के शासन की निडर होकर रक्षा करना है। केस स्टडी 44। केस स्टडी: रमेश राज्य सिविल सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं और हाल ही में सीमावर्ती राज्य की राजधानी में गृह विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। उनकी मां कैंसर से पीड़ित है तथा राजधानी के अस्पताल में उपचाररत है। उनके बच्चों का भी प्रतिष्ठित विद्यालय में प्रवेश हुआ है। इसी बीच रमेश को खुफिया सूचना मिलती है कि पड़ोसी देश से अवैध घुसपैठ हो रही है। आकस्मिक निरीक्षण में वे सुरक्षाकर्मियों की मिलीभगत से 12 अवैध प्रवासियों को पकड़ते हैं तथा जाली आधार, राशन कार्ड एवं मतदाता पहचान पत्र बनाए जाने का भी खुलासा होता है। रमेश विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर अतिरिक्त गृह सचिव को सौंपते हैं, किंतु उन्हें रिपोर्ट वापस लेने का निर्देश दिया जाता है तथा स्थानांतरण एवं पदोन्नति रोकने की चेतावनी भी दी जाती है। प्रश्न: रमेश के पास कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? उन्हें कौन सा विकल्प अपनाना चाहिए और क्यों? प्रत्येक विकल्प का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इस मामले में कौन कौन सी नैतिक दुविधाएं हैं? अवैध घुसपैठ रोकने हेतु कौन से नीतिगत उपाय सुझाएंगे? 250 शब्द। भूमिका 20 से 25 शब्द। यह केस स्टडी राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रशासनिक सत्यनिष्ठा,
राजनीतिक दबाव एवं व्यक्तिगत हितों के मध्य नैतिक निर्णय की चुनौती प्रस्तुत करती है। हितधारक स्टेक होल्डर्स रमेश का परिवार, अतिरिक्त गृह सचिव एवं राज्य सरकार, सीमा सुरक्षा बल एवं स्थानीय पुलिस, अवैध प्रवासी, सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिक, भारत सरकार एवं सुरक्षा एजेंसियां तथा राष्ट्र एवं लोकतांत्रिक संस्थाएं इस प्रकरण के प्रमुख हितधारक है। उपलब्ध विकल्प। रिपोर्ट वापस लेना। यदि रमेश रिपोर्ट वापस ले लेते हैं तो उनका वर्तमान पद, परिवार एवं पदोन्नति सुरक्षित रह सकती है, किंतु इससे राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता होगा, प्रशासनिक ईमानदारी एवं कानून का उल्लंघन होगा तथा अवैध गतिविधियों को संरक्षण मिलेगा। बी रिपोर्ट पर दृढ़ रहना एवं विधि सम्मत कार्रवाई करना सर्वश्रेष्ठ विकल्प। रमेश रिपोर्ट वापस न लेकर सभी साक्ष्यों को सुरक्षित रख सकते हैं तथा आवश्यकता होने पर उच्च स्तर पर तथ्यात्मक जानकारी दे सकते हैं। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा एवं कानून का संरक्षण होगा और प्रशासनिक सत्यनिष्ठा बनी रहेगी। यद्यपि स्थानांतरण एवं पदोन्नति प्रभावित हो सकती है तथा व्यक्तिगत दबाव बढ़ सकता है। सी उच्च संवैधानिक प्रशासनिक प्राधिकरण को सूचित करना। यदि दबाव जारी रहे तो रमेश मुख्य सचिव, सतर्कता एजेंसी अथवा सक्षम प्राधिकारी को तथ्यात्मक रिपोर्ट भेज सकते हैं। इससे संस्थागत समाधान की संभावना बढ़ेगी और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। हालांकि प्रशासनिक एवं राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है। बी सबसे उपयुक्त विकल्प। विकल्प 2 तथा आवश्यकता होने पर विकल्प 3 अपनाऊंगा। लोकसेवक का प्रथम दायित्व संविधान, कानून एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति है, न कि व्यक्तिगत सुविधा या पदोन्नति के प्रति। इसलिए सभी तथ्यों को लिखित अभिलेखों सहित सुरक्षित रखते हुए विधि सम्मत कार्रवाई करूंगा। मूल्य संवर्धन। सरदार वल्लभ भाई पटेल के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्पीचेस के अनुसार अखिल भारतीय सेवाओं का दायित्व राजनीतिक दबाव से ऊपर उठकर राष्ट्रहित एवं संविधान की रक्षा करना है। सी विकल्पों का आलोचनात्मक मूल्यांकन। रिपोर्ट वापस लेने से व्यक्तिगत लाभ मिल सकता है, किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा एवं नैतिकता से समझौता होगा। रिपोर्ट पर कायम रहने से कानून एवं सत्यनिष्ठा की रक्षा होगी, यद्यपि व्यक्तिगत जोखिम बढ़ेगा। वहीं उच्च स्तर पर मामला उठाने से संस्थागत समाधान की संभावना बनेगी, हालांकि प्रशासनिक टकराव उत्पन्न हो सकता है। डी नैतिक दुविधाएं। इस प्रकरण में राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम व्यक्तिगत एवं पारिवारिक हित, सत्यनिष्ठा बनाम पदोन्नति, कानून का पालन बनाम वरिष्ठ अधिकारी का आदेश तथा लोकहित बनाम व्यक्तिगत सुविधा जैसी प्रमुख नैतिक दुविधाएं विद्यमान हैं। मूल्य संवर्धन। इमैनुएल कांत की ग्राउंड वर्क ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स के अनुसार नैतिक कर्तव्य परिणामों या व्यक्तिगत लाभ से प्रभावित नहीं होना चाहिए। नीतिगत उपाय। अवैध घुसपैठ रोकने के लिए स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट के अंतर्गत ड्रोन, सीसीटीवी एवं स्मार्ट फेंसिंग का उपयोग किया जाना चाहिए। सीमा चौकियों का नियमित स्वतंत्र ऑडिट किया जाए। सुरक्षा कर्मियों की जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए कठोर दंड का प्रावधान हो तथा आधार, राशन एवं मतदाता पहचान पत्र का डिजिटल सत्यापन किया जाए। साथ ही केंद्र एवं राज्य एजेंसियों के बीच रियल टाइम खुफिया समन्वय स्थापित किया जाए। मूल्य संवर्धन। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2 NDR की पब्लिक ऑर्डर रिपोर्ट के अनुसार आंतरिक सुरक्षा के लिए तकनीक, जवाबदेही एवं बहुएजेंसी समन्वय आवश्यक है। निष्कर्ष। 20 से 25 शब्द। एक आदर्श लोकसेवक का सर्वोच्च दायित्व व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय सुरक्षा, संवैधानिक मूल्यों एवं कानून के शासन की निडर होकर रक्षा करना है। केस स्टडी 45। केस स्टडी। उच्चतम न्यायालय द्वारा अरावली क्षेत्र में खनन पर प्रतिबंध के बावजूद भ्रष्ट अधिकारियों, राजनेताओं एवं पत्थर माफिया की मिलीभगत से अवैध खनन जारी है। इस पर कार्रवाई के दौरान एक युवा पुलिस अधिकारी की ट्रक से कुचलकर हत्या कर दी जाती है। कई महीनों बाद भी पुलिस जांच निष्फल रहती है। खोजी पत्रकार अशोक स्वतंत्र जांच में माफिया, भ्रष्ट अधिकारियों एवं स्थानीय विधायक की संलिप्तता के प्रमाण जुटा लेते हैं, किंतु टीवी चैनल के CMD, जो विधायक के रिश्तेदार एवं व्यावसायिक रूप से जुड़े हैं, रिपोर्ट दबाने के बदले अशोक को पदोन्नति, वेतन वृद्धि तथा 10 लाख रुपए के ऋण में राहत का प्रलोभन देते हैं। प्रश्न। अशोक के पास कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? B प्रत्येक विकल्प का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। C अशोक के समक्ष कौन कौन सी नैतिक दुविधाएं हैं? D सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा और क्यों? E ऐसे जिलों में तैनात पुलिस अधिकारियों के लिए किस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है? 250 शब्द। भूमिका 20 से 25 शब्द। यह केस स्टडी मीडिया नैतिकता, सत्यनिष्ठा, संगठित अपराध, राजनीतिक दबाव एवं जनहित के मध्य नैतिक साहस की परीक्षा प्रस्तुत करती है। हितधारक स्टेक होल्डर्स। अशोक खोजी पत्रकार, टीवी चैनल एवं CMD, मृत पुलिस अधिकारी का परिवार, पुलिस एवं प्रशासन, पत्थर माफिया, स्थानीय विधायक एवं राजनीतिक तंत्र,
न्यायपालिका तथा स्थानीय नागरिक एवं पर्यावरण इस प्रकरण के प्रमुख हितधारक है। उपलब्ध विकल्प। रिपोर्ट दबाकर प्रस्ताव स्वीकार करना। यदि अशोक रिपोर्ट दबाकर प्रस्ताव स्वीकार करता है तो उसे व्यक्तिगत आर्थिक एवं करियर संबंधी लाभ मिल सकता है तथा तत्काल टकराव से बचाव होगा, किंतु इससे पत्रकारिता की विश्वसनीयता समाप्त होगी, अपराधियों को संरक्षण मिलेगा तथा न्याय एवं जनहित की उपेक्षा होगी। बी रिपोर्ट सार्वजनिक करना सर्वश्रेष्ठ विकल्प। अशोक तथ्यों का सत्यापन कर संस्थागत एवं कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए रिपोर्ट प्रकाशित कर सकता है। इससे सत्य एवं जनहित की रक्षा होगी, अपराधियों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी तथा लोकतंत्र एवं स्वतंत्र मीडिया मजबूत होंगे। हालांकि इससे उसकी व्यक्तिगत एवं पारिवारिक सुरक्षा तथा नौकरी पर संकट आ सकता है। सी संपादकीय बोर्ड, मीडिया नियामक अथवा सक्षम जांच एजेंसी को साक्ष्य सौंपना। यदि चैनल रिपोर्ट प्रकाशित न करे तो अशोक संस्थागत एवं विधि सम्मत माध्यम अपनाकर साक्ष्य संबंधित प्राधिकरण को सौंप सकता है। इससे साक्ष्य सुरक्षित रहेंगे और कानूनी प्रक्रिया मजबूत होगी, यद्यपि कार्रवाई में समय लग सकता है। बी विकल्पों का आलोचनात्मक परीक्षण। रिपोर्ट दबाने से व्यक्तिगत लाभ तो प्राप्त हो सकता है, किंतु यह नैतिक एवं कानूनी विफलता होगी। रिपोर्ट प्रकाशित करने से जनहित एवं पारदर्शिता की रक्षा होगी, हालांकि व्यक्तिगत जोखिम बढ़ जाएगा। वहीं संस्थागत कार्रवाई करने से साक्ष्य सुरक्षित रहेंगे और वैधानिक प्रक्रिया का पालन होगा, किंतु परिणाम आने में अपेक्षाकृत अधिक समय लग सकता है। सी नैतिक दुविधाएं। इस प्रकरण में जनहित बनाम व्यक्तिगत हित, सत्यनिष्ठा बनाम पदोन्नति एवं आर्थिक लाभ, पत्रकारिता का दायित्व बनाम मालिक का दबाव तथा व्यक्तिगत एवं पारिवारिक सुरक्षा बनाम सार्वजनिक उत्तरदायित्व जैसी प्रमुख नैतिक दुविधाएं विद्यमान हैं। मूल्य संवर्धन। S.P. जैन S.P. जैन की प्रोफेशनल एथिक्स के अनुसार किसी भी पेशे की विश्वसनीयता उसके नैतिक आचरण एवं सार्वजनिक उत्तरदायित्व पर निर्भर करती है। D. सर्वश्रेष्ठ विकल्प एवं औचित्य। मैं विकल्प 2 अपनाऊंगा तथा आवश्यकता होने पर विकल्प 3 का भी सहारा लूंगा। रिपोर्ट को तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर प्रकाशित करने अथवा सक्षम जांच एजेंसियों को सौंपने का प्रयास करूंगा। साथ ही अपनी तथा अपने स्रोतों की सुरक्षा के लिए विधि सम्मत उपाय अपनाऊंगा। मूल्य संवर्धन। बिल कोवच एवं टॉम रोसेनस्टील की द एलिमेंट्स ऑफ जर्नलिज्म के अनुसार पत्रकार का प्रथम दायित्व सत्य एवं नागरिकों के प्रति होता है, न कि सत्ता या व्यावसायिक हितों के प्रति। पुलिस अधिकारियों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण। ऐसे जिलों में तैनात पुलिस अधिकारियों को खनन कानून एवं पर्यावरण कानून, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन, ड्रोन, GIS एवं डिजिटल निगरानी, खुफिया सूचना संग्रह एवं अंतर विभागीय समन्वय, नैतिक नेतृत्व, भ्रष्टाचार निरोध एवं अधिकारी सुरक्षा तथा तनाव प्रबंधन एवं जोखिम प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। मूल्य संवर्धन। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC) की हैंडबुक ऑन कॉम्बैटिंग करप्शन के अनुसार संगठित अपराध से प्रभावी मुकाबले के लिए सत्यनिष्ठा, तकनीकी क्षमता एवं संस्थागत समन्वय आवश्यक है। निष्कर्ष। 20 से 25 शब्द। लोकतंत्र में स्वतंत्र एवं नैतिक पत्रकारिता तथा निर्भीक कानून प्रवर्तन ही संगठित अपराध, भ्रष्टाचार एवं पर्यावरणीय अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण का आधार है। केस स्टडी 46। केस स्टडी। आप एक अग्रणी जूता कंपनी में निरीक्षण अनुभाग इंस्पेक्शन सेक्शन में कार्यरत है। यूरोप को निर्यात की गई जूतों की एक बड़ी खेप गुणवत्ता मानकों पर खरी न उतरने के कारण वापस भेज दी जाती है। कंपनी का शीर्ष प्रबंधन भारी आर्थिक नुकसान से बचने के लिए उसी खेप को भारतीय बाजार में बेचने का निर्णय लेता है। निरीक्षण टीम के अन्य सदस्य प्रबंधन के दबाव में गुणवत्ता प्रमाणन पर हस्ताक्षर कर देते हैं, लेकिन आप स्पष्ट दोषों को देखते हुए आपत्ति दर्ज करते हैं। प्रबंधन आपको संकेत देता है कि यदि आपने खेप को मंजूरी नहीं दी तो आपकी नौकरी समाप्त की जा सकती है। प्रश्न। निरीक्षण दल के सदस्य के रूप में आपके पास कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? बी. प्रत्येक विकल्प का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। सी. आप कौन सा विकल्प अपनाएंगे और क्यों? डी. इस मामले में कौन कौन सी नैतिक दुविधाएं हैं? ई. निरीक्षण दल की टिप्पणियों की अनदेखी के संभावित परिणाम क्या होंगे? 250 शब्द। भूमिका 20 से 25 शब्द। यह केस स्टडी व्यावसायिक सत्यनिष्ठा, उपभोक्ता संरक्षण, गुणवत्ता मानकों एवं व्यक्तिगत हित तथा सार्वजनिक उत्तरदायित्व के मध्य संतुलन की चुनौती प्रस्तुत करती है। हितधारक स्टेक होल्डर्स। निरीक्षण अधिकारी आप, कंपनी का शीर्ष प्रबंधन, निरीक्षण दल, भारतीय उपभोक्ता, कर्मचारी एवं शेयरधारक, वितरक एवं विक्रेता, नियामक प्राधिकरण तथा कंपनी की ब्रांड प्रतिष्ठा इस प्रकरण के प्रमुख हितधारक है। उपलब्ध विकल्प। प्रबंधन के दबाव में खेप को मंजूरी देना। यदि मैं प्रबंधन के दबाव में खेप को मंजूरी देता हूं,
तो नौकरी एवं आय सुरक्षित रहेगी तथा कंपनी का तत्काल आर्थिक नुकसान कम होगा, किंतु इससे उपभोक्ताओं के साथ धोखा होगा, व्यावसायिक नैतिकता एवं गुणवत्ता मानकों का उल्लंघन होगा तथा भविष्य में कानूनी कार्रवाई एवं प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। बी, मंजूरी देने से इनकार कर लिखित आपत्ति दर्ज करना सर्वश्रेष्ठ विकल्प। मैं गुणवत्ता संबंधी आपत्तियां लिखित रूप में दर्ज करूंगा तथा वैकल्पिक समाधान के रूप में रीवर्क, रीप्रोसेसिंग का सुझाव दूंगा। इससे उपभोक्ता हित सुरक्षित रहेगा, व्यावसायिक ईमानदारी बनी रहेगी तथा कंपनी की दीर्घकालिक ब्रांड प्रतिष्ठा सुरक्षित रहेगी। यद्यपि नौकरी जाने का जोखिम एवं प्रबंधन का दबाव बना रह सकता है। सी, उच्च प्रबंधन आंतरिक नैतिकता समिति को मामला भेजना। यदि दबाव जारी रहता है तो मैं संस्थागत शिकायत तंत्र का उपयोग कर मामला उच्च प्रबंधन अथवा आंतरिक नैतिकता समिति के समक्ष रखूंगा। इससे पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ेगी, हालांकि निर्णय आने में समय लग सकता है। बी, विकल्पों का आलोचनात्मक मूल्यांकन। मंजूरी देने से अल्पकालिक लाभ प्राप्त हो सकता है, किंतु इससे उपभोक्ता हित एवं कानून का उल्लंघन होगा। लिखित आपत्ति दर्ज करने से नैतिक एवं व्यावसायिक सत्यनिष्ठा बनी रहेगी, हालांकि व्यक्तिगत जोखिम बढ़ सकता है। वहीं मामला उच्च स्तर पर भेजने से संस्थागत समाधान की संभावना बनेगी, लेकिन प्रक्रिया अपेक्षाकृत लंबी हो सकती है। सी, मेरा चयनित विकल्प। मैं विकल्प 2 अपनाऊंगा तथा आवश्यकता होने पर विकल्प 3 का सहारा लूंगा। दोषपूर्ण उत्पाद को मंजूरी नहीं दूंगा, अपनी आपत्तियां लिखित रूप में दर्ज करूंगा तथा गुणवत्ता सुधार रीवर्क का सुझाव दूंगा। उपभोक्ता सुरक्षा एवं कंपनी की दीर्घकालिक प्रतिष्ठा अल्पकालिक लाभ से अधिक महत्वपूर्ण है। मूल्य संवर्धन एडवर्ड्स डेमिंग की आउट ऑफ द क्राइसिस के अनुसार गुणवत्ता से समझौता कर अल्पकालिक लाभ कमाया जा सकता है, लेकिन दीर्घकालिक विश्वास खो जाता है। डी, नैतिक दुविधाएं। इस प्रकरण में नौकरी की सुरक्षा बनाम सत्यनिष्ठा, कंपनी का लाभ बनाम उपभोक्ता हित, वरिष्ठों का आदेश बनाम व्यावसायिक दायित्व तथा अल्पकालिक लाभ बनाम दीर्घकालिक प्रतिष्ठा जैसी प्रमुख नैतिक दुविधाएं उपस्थित है। मूल्य संवर्धन इमैनुएल कांट की ग्राउंडवर्क ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स के अनुसार सही कार्य केवल इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि उसके परिणाम कठिन हैं। ई, निरीक्षण टिप्पणियों की अनदेखी के परिणाम। यदि निरीक्षण दल की टिप्पणियों की अनदेखी की जाती है तो उपभोक्ताओं का विश्वास समाप्त होगा, कंपनी की ब्रांड छवि एवं बाजार हिस्सेदारी घटेगी, उपभोक्ता शिकायतें एवं कानूनी कार्रवाई बढ़ेगी, आर्थिक नुकसान के साथ निर्यात बाजार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा कर्मचारियों में अनैतिक कार्य संस्कृति विकसित होगी। मूल्य संवर्धन आर्चीबी कैरोल की द पिरामिड ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार किसी भी कंपनी की पहली जिम्मेदारी गुणवत्तापूर्ण एवं सुरक्षित उत्पाद उपलब्ध कराना तथा कानून का पालन करना है। निष्कर्ष 20 से 25 शब्द। किसी भी संस्था की स्थायी सफलता गुणवत्ता, उपभोक्ता विश्वास एवं व्यावसायिक सत्यनिष्ठा पर आधारित होती है। अल्पकालिक लाभ हेतु इनसे समझौता अंतः विनाशकारी सिद्ध होता है। केस स्टडी 47। केस स्टडी। राकेश नगर परिवहन विभाग में संयुक्त आयुक्त है। ड्यूटी के दौरान बस चालक की एक सड़क दुर्घटना एवं उसके बाद हुई मारपीट में मृत्यु हो जाती है। पुलिस जांच में सामने आता है कि विवाद की शुरुआत बस चालक ने की थी और उसने पहले शारीरिक हिंसा की थी। परिवहन विभाग इस आधार पर अतिरिक्त मुआवजा देने से इनकार कर रहा है। दूसरी ओर चालक का परिवार आर्थिक संकट में है तथा चालक संघ 10 दिनों से हड़ताल पर है। उनकी मांग है कि मृत चालक के परिवार को अन्य मामलों की तरह अतिरिक्त मुआवजा एवं परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। प्रश्न: इस स्थिति से निपटने के लिए राकेश के पास कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? बी, प्रत्येक विकल्प का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सी, राकेश के समक्ष कौन कौन सी नैतिक दुविधाएं हैं? डी, इस स्थिति के समाधान हेतु राकेश क्या कार्यवाही करेंगे? 250 शब्द। भूमिका 20 से 25 शब्द। यह केस स्टडी करुणा, न्याय, प्रशासनिक निष्पक्षता, श्रमिक कल्याण एवं सार्वजनिक हित के मध्य संतुलित निर्णय की चुनौती प्रस्तुत करती है। हितधारक स्टेक होल्डर्स: राकेश, संयुक्त आयुक्त, मृत चालक का परिवार, चालक संघ एवं अन्य कर्मचारी, नगर परिवहन विभाग, आम नागरिक एवं यात्री, पुलिस एवं न्यायिक तंत्र तथा राज्य सरकार इस प्रकरण के प्रमुख हितधारक है। उपलब्ध विकल्प: सभी मांगे अस्वीकार करना। यदि राकेश सभी मांगे अस्वीकार कर देते हैं तो नियमों का कठोर पालन होगा तथा गलत आचरण को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, किंतु मृत चालक का परिवार आर्थिक संकट में रहेगा, हड़ताल लंबी चल सकती है तथा जनसेवाएं बाधित होंगी। बी, सभी मांगे बिना शर्त स्वीकार करना। यदि सभी मांगे स्वीकार कर ली जाए तो हड़ताल शीघ्र समाप्त हो सकती है तथा परिवार को तत्काल राहत मिलेगी।
किंतु इससे गलत उदाहरण स्थापित होगा और भविष्य में अनुशासन प्रभावित हो सकता है। सी नियम एवं मानवीय दृष्टिकोण का संतुलित समाधान सर्वश्रेष्ठ विकल्प। राकेश विधिक पात्रता के अनुसार मुआवजा देने, विशेष मानवीय सहायता अनुग्रह राशि एक्सग्रेटिया पर विचार करने, नियम अनुमति देने पर परिवार के योग्य सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति देने तथा चालक संघ से संवाद कर हड़ताल समाप्त कराने का प्रयास कर सकते हैं। इससे न्याय एवं करुणा दोनों का संतुलन बना रहेगा, यद्यपि दोनों पक्षों को पूर्ण संतुष्टि न मिल सके। बी विकल्पों का आलोचनात्मक परीक्षण। सभी मांगे अस्वीकार करने से अनुशासन एवं नियमों का पालन होगा, किंतु मानवीय पक्ष की उपेक्षा होगी। सभी मांगे स्वीकार करने से तत्काल समाधान मिल सकता है, लेकिन यह अनुचित उदाहरण स्थापित करेगा। वही संतुलित समाधान न्याय एवं करुणा दोनों का संतुलन स्थापित करेगा, हालांकि सीमित असंतोष की संभावना बनी रहेगी। सी नैतिक दुविधाएं। इस प्रकरण में नियम बनाम करुणा, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व बनाम परिवार का हित, श्रमिक कल्याण बनाम सार्वजनिक सेवा तथा प्रशासनिक निष्पक्षता बनाम सामाजिक संवेदनशीलता जैसी प्रमुख नैतिक दुविधाएं विद्यमान हैं। मूल्य संवर्धन। एरिस्टोटल की निकमचियन एथिक्स के अनुसार न्याय का अर्थ परिस्थितियों के अनुसार संतुलित एवं विवेकपूर्ण निर्णय लेना है। डी मेरी कार्यवाही। विकल्प 3 अपनाऊंगा। पुलिस जांच एवं सेवा नियमों के आधार पर निष्पक्ष निर्णय लूंगा। यदि अतिरिक्त मुआवजा नियमों के अंतर्गत संभव न हो तो विशेष अनुग्रह सहायता एक्सग्रेटिया एवं कल्याण कोष से सहायता का प्रस्ताव दूंगा। परिवार के योग्य सदस्य को उपलब्ध नियमों के अनुसार रोजगार का अवसर देने पर विचार करूंगा। साथ ही चालक संघ के साथ वार्ता कर हड़ताल समाप्त करवाऊंगा तथा भविष्य में क्रोध नियंत्रण, सड़क सुरक्षा एवं व्यवहार प्रशिक्षण अनिवार्य करूंगा। मूल्य संवर्धन। जॉन रोल्स की अ थ्योरी ऑफ जस्टिस के अनुसार न्यायपूर्ण व्यवस्था में सबसे कमजोर एवं प्रभावित व्यक्ति के हितों की भी रक्षा होनी चाहिए। मूल्य संवर्धन। हेनरी फायोल की जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के अनुसार प्रभावी प्रशासन अनुशासन एवं मानवीय व्यवहार दोनों के संतुलन पर आधारित होता है। निष्कर्ष 20 से 25 शब्द। एक आदर्श लोकसेवक को नियमों का पालन करते हुए करुणा, संवाद एवं न्यायपूर्ण संतुलन के आधार पर ऐसा समाधान अपनाना चाहिए जो जनहित एवं मानवीय गरिमा दोनों की रक्षा करे। केस स्टडी 48। केस स्टडी। आप पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अनुभाग के शीर्ष अधिकारी हैं। आपके क्षेत्र में बड़ी संख्या में लघु एवं मध्यम उद्योग कार्यरत है, जो हजारों प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देते हैं। जांच में पता चलता है कि अधिकांश उद्योग पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन कर वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण फैला रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। आपने सभी इकाइयों को नए पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाणपत्र एनवायरमेंटल क्लियरेंस कंसेंट हेतु नोटिस जारी किया। इसके बाद उद्योगपति, श्रमिक संघ एवं स्थानीय राजनेता इसका विरोध करने लगते हैं। दूसरी ओर स्थानीय नागरिक एवं एनजीओस प्रदूषणकारी इकाइयों को तत्काल बंद करने की मांग करते हैं। प्रश्न इस परिस्थिति में आपके पास कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? बी प्रत्येक विकल्प का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सी पर्यावरणीय अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आप कौन सी कार्यवाही करेंगे? डी इस स्थिति में आपके समक्ष कौन कौन सी नैतिक दुविधाएं हैं? 250 शब्द। भूमिका 20 से 25 शब्द। यह केस स्टडी पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास, रोजगार, जनस्वास्थ्य एवं प्रशासनिक उत्तरदायित्व के मध्य संतुलित निर्णय की चुनौती प्रस्तुत करती है। हितधारक, स्टेक होल्डर्स, पर्यावरण अधिकारी, निर्णयकर्ता, उद्योगपति, प्रवासी एवं स्थानीय श्रमिक, स्थानीय निवासी, पर्यावरण एवं जैव विविधता, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्थानीय राजनेता तथा गैर सरकारी संगठन एनजीओज इस प्रकरण के प्रमुख हितधारक है। उपलब्ध विकल्प। उद्योगों पर कोई कठोर कार्रवाई न करना। यदि उद्योगों पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाती तो रोजगार एवं उत्पादन प्रभावित नहीं होगा तथा विरोध एवं तनाव कम रहेगा, किंतु प्रदूषण एवं स्वास्थ्य संकट बढ़ेगा तथा कानून एवं पर्यावरणीय दायित्व की अवहेलना होगी। बी सभी प्रदूषणकारी उद्योगों को तुरंत बंद करना। यदि सभी प्रदूषणकारी उद्योगों को तुरंत बंद कर दिया जाता है तो प्रदूषण में तत्काल कमी आएगी तथा पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित होगा, किंतु इससे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी उत्पन्न होगी तथा आर्थिक एवं सामाजिक संकट पैदा हो सकता है। सी चरणबद्ध एवं सख्त अनुपालन सुनिश्चित करना सर्वश्रेष्ठ विकल्प। समयबद्ध सुधार योजना लागू करते हुए ईटीपी एसटीपी फिल्टर्स जैसे प्रदूषण नियंत्रण उपकरण अनिवार्य किए जाए, नियमित निरीक्षण एवं डिजिटल निगरानी की जाए तथा लगातार उल्लंघन करने वाले उद्योगों पर दंड एवं अंतःबंदी की कार्रवाई की जाए। इससे पर्यावरण एवं रोजगार दोनों का संतुलन बना रहेगा, यद्यपि सतत निगरानी एवं प्रशासनिक प्रयास आवश्यक होंगे। बी
विकल्पों का आलोचनात्मक परीक्षण। उद्योगों पर कार्रवाई न करने से अल्पकालिक आर्थिक स्थिरता बनी रह सकती है, किंतु पर्यावरण एवं स्वास्थ्य संकट बढ़ेगा। सभी उद्योगों को तुरंत बंद करने से पर्यावरण संरक्षण होगा, लेकिन बेरोजगारी एवं आर्थिक नुकसान होगा। वही चरणबद्ध अनुपालन संतुलित एवं टिकाऊ समाधान प्रदान करेगा, हालांकि इसके लिए समय एवं संसाधनों की आवश्यकता होगी। सी, मेरी कार्यवाही। विकल्प 3 अपनाऊंगा। सभी उद्योगों का पर्यावरणीय ऑडिट कराऊंगा, समयबद्ध कंप्लायंस टाइमलाइन निर्धारित करूंगा तथा प्रदूषण नियंत्रण तकनीक अपनाने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता का समन्वय करूंगा। बार बार उल्लंघन करने वाले उद्योगों पर जुर्माना, लाइसेंस निलंबन एवं अंतःबंदी की कार्रवाई करूंगा। साथ ही स्थानीय समुदाय, उद्योग एवं एनजीओज के साथ संवाद मंच स्थापित करूंगा। मूल्य संवर्धन। एलिनोर ऑस्ट्रोम की गवर्निंग द कॉमन्स के अनुसार पर्यावरणीय संसाधनों का संरक्षण सरकार, उद्योग एवं समुदाय की साझी भागीदारी से अधिक प्रभावी होता है। मूल्य संवर्धन। ब्रंटलैंड आयोग, ब्रंटलैंड कमीशन की आर कॉमन फ्यूचर 1987 के अनुसार सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही है जो वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करे बिना भविष्य की पीढ़ियों की क्षमता से समझौता किए। डी, नैतिक दुविधाएं। इस प्रकरण में रोजगार बनाम पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास बनाम जनस्वास्थ्य, राजनीतिक दबाव बनाम कानून का शासन तथा अल्पकालिक लाभ बनाम दीर्घकालिक सतत विकास जैसी प्रमुख नैतिक दुविधाएं उपस्थित है। मूल्य संवर्धन। एल्डो लियोपोल्ड की सैंड काउंटी अल्मनैक के अनुसार मनुष्य प्रकृति का स्वामी नहीं, बल्कि उसका उत्तरदायी संरक्षक है। निष्कर्ष 20 से 25 शब्द। आदर्श प्रशासन का उद्देश्य उद्योग बंद करना नहीं, बल्कि कानून सम्मत, स्वच्छ एवं सतत औद्योगिक विकास सुनिश्चित करना है, जिससे पर्यावरण, रोजगार एवं जनस्वास्थ्य तीनों सुरक्षित रहें। केस स्टडी 49। केस स्टडी। स्नेहा एक प्रतिष्ठित निजी अस्पताल श्रृंखला में वरिष्ठ प्रबंधक है। उन्हें एक नए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों से निविदाएं प्राप्त होती है, जिनमें उनके भाई की कंपनी भी शामिल है। स्नेहा जानती है कि उनके भाई की कंपनी आर्थिक संकट से गुजर रही है और यह अनुबंध उसे बचा सकता है। दूसरी ओर, यदि वे स्वयं निर्णय लेकर भाई की कंपनी को अनुबंध देती है, तो हितों के टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तथा पक्षपात के आरोप लग सकते हैं, जबकि अस्पताल प्रबंधन उन पर पूर्ण विश्वास करता है। प्रश्न। स्नेहा को क्या करना चाहिए? बी, अपने निर्णय को वह कैसे उचित सिद्ध करेंगी? सी, इस मामले में चिकित्सा नैतिकता एवं व्यक्तिगत हित के अंतर्संबंध का विश्लेषण कीजिए। 250 शब्द। भूमिका 20 से 25 शब्द। यह केस स्टडी हितों के टकराव, व्यावसायिक निष्पक्षता, चिकित्सा नैतिकता एवं व्यक्तिगत संबंधों के मध्य नैतिक निर्णय की चुनौती प्रस्तुत करती है। हितधारक, स्टेक होल्डर्स। स्नेहा का भाई एवं उसकी कंपनी, अस्पताल प्रबंधन, अन्य बोलीदाता कंपनियां, चिकित्सक एवं अस्पताल कर्मचारी, मरीज एवं उनके परिवार तथा अस्पताल की प्रतिष्ठा इस प्रकरण के प्रमुख हितधारक है। स्नेहा को क्या करना चाहिए? स्नेहा को हितों के टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जानकारी लिखित रूप में अस्पताल प्रबंधन को देनी चाहिए तथा इस विशेष निविदा की निर्णय प्रक्रिया से स्वयं को अलग, रिक्यूज कर लेना चाहिए। इसके बाद समिति अथवा स्वतंत्र मूल्यांकन पैनल को गुणवत्ता, लागत, सेवा एवं पारदर्शी मानदंडों के आधार पर निर्णय लेने देना चाहिए। मूल्य संवर्धन। OECD की मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन द पब्लिक सर्विस 2003 के अनुसार जहां व्यक्तिगत हित निर्णय को प्रभावित कर सकते हों, वहां स्वयं को निर्णय प्रक्रिया से अलग करना सर्वोत्तम नैतिक उपाय है। बी, निर्णय का औचित्य। इस निर्णय से निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, अस्पताल की विश्वसनीयता बनी रहेगी तथा अन्य बोलीदाताओं के साथ समान व्यवहार होगा। यदि स्नेहा के भाई की कंपनी वास्तव में सर्वोत्तम होगी, तो भी उसका चयन निष्पक्ष प्रक्रिया से होगा। साथ ही भविष्य में पक्षपात अथवा भ्रष्टाचार के आरोपों से भी बचाव होगा। मूल्य संवर्धन। जॉन रोल्स की ए थ्योरी ऑफ जस्टिस के अनुसार न्याय केवल निष्पक्ष होना ही नहीं चाहिए, बल्कि निष्पक्ष दिखाई भी देना चाहिए। सी, चिकित्सा नैतिकता एवं व्यक्तिगत हित। इस प्रकरण में मरीजों का हित बनाम पारिवारिक हित, व्यावसायिक सत्यनिष्ठा बनाम भावनात्मक संबंध, संस्थागत विश्वास बनाम व्यक्तिगत लाभ तथा गुणवत्ता एवं सुरक्षा बनाम पक्षपात जैसे नैतिक प्रश्न निहित है। चिकित्सा उपकरणों की खरीद का उद्देश्य सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उपकरण उपलब्ध कराना होना चाहिए, न कि किसी रिश्तेदार की सहायता करना। निजी संबंध निर्णय को प्रभावित नहीं करने चाहिए, क्योंकि पक्षपात अस्पताल की साख एवं जनता के विश्वास को कमजोर कर सकता है। साथ ही चिकित्सा उपकरणों की गुणवत्ता सीधे रोगियों के जीवन एवं सुरक्षा से जुड़ी होती है। मूल्य संवर्धन।
ब्यूचैम्प एवं चाइल्ड्रेस, टॉम एल बोचैम्प, जेम्स एफ चिल्ड्रेस की प्रिंसिपल्स ऑफ बायोमेडिकल एथिक्स के अनुसार बेनिफिसेंस, रोगी का हित, नॉन मेलेफिसेंस, हानि न पहुंचाना, तथा जस्टिस, निष्पक्षता, चिकित्सा नैतिकता के मूल आधार हैं। निष्कर्ष 20 से 25 शब्द। एक आदर्श प्रबंधक का दायित्व व्यक्तिगत संबंधों से ऊपर उठकर पारदर्शी, निष्पक्ष एवं रोगी केंद्रित निर्णय लेना है। यही चिकित्सा नैतिकता एवं सुशासन की पहचान है। केस स्टडी 50। केस स्टडी। जिले में भीषण गर्मी के कारण गंभीर पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है। जिला कलेक्टर ने जल संरक्षण, भूजल दोहन पर नियंत्रण तथा सिंचाई हेतु गहरे बोरवेल के उपयोग पर प्रतिबंध जैसी सख्त कार्यवाही शुरू की है। इससे किसान नाराज हैं। उनका आरोप है कि जहां उन्हें सिंचाई के लिए पानी नहीं दिया जा रहा, वहीं बड़े उद्योग गहरे बोरवेल से भारी मात्रा में जल निकाल रहे हैं। किसानों ने प्रशासन पर उद्योगों से मिलीभगत एवं भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। दूसरी ओर उद्योगों को बंद करने से हजारों श्रमिकों की आजीविका प्रभावित होगी। जिला कलेक्टर के सामने जल संरक्षण, कृषि, उद्योग एवं जनहित के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौती है। प्रश्न अ. जिला कलेक्टर के लिए उपलब्ध विकल्पों की चर्चा कीजिए। बी. हितधारकों के परस्पर हितों को ध्यान में रखते हुए उचित कार्यवाही बताइए। सी. जिला कलेक्टर के समक्ष कौन कौन सी प्रशासनिक एवं नैतिक दुविधाएं हैं। 250 शब्द। भूमिका 20 से 25 शब्द। यह केस स्टडी जल संकट, संसाधनों के न्याय संगत वितरण, आजीविका, पर्यावरण संरक्षण एवं सुशासन के मध्य संतुलित निर्णय की चुनौती प्रस्तुत करती है। हितधारक, स्टेक होल्डर्स, जिला कलेक्टर एवं प्रशासन, किसान, औद्योगिक इकाइयां, उद्योगों के श्रमिक, स्थानीय नागरिक, भूजल एवं पर्यावरण, राज्य सरकार तथा भविष्य की पीढ़ियां इस प्रकरण के प्रमुख हितधारक है। अ. उपलब्ध विकल्प। अ. केवल किसानों पर प्रतिबंध जारी रखना। यदि केवल किसानों पर प्रतिबंध जारी रखा जाता है तो प्रशासनिक निर्णय तुरंत लागू रहेगा तथा पेयजल संरक्षण को प्राथमिकता मिलेगी, किंतु किसानों में असंतोष बढ़ेगा तथा भेदभाव एवं भ्रष्टाचार की धारणा मजबूत होगी। बी. उद्योगों को पूरी तरह बंद कर देना। यदि उद्योगों को पूरी तरह बंद कर दिया जाता है तो भूजल दोहन तुरंत कम होगा तथा किसानों में विश्वास बढ़ेगा, किंतु इससे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी होगी तथा आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होंगी। सी. सभी जल उपभोक्ताओं पर समान एवं वैज्ञानिक जल प्रबंधन लागू करना सर्वश्रेष्ठ विकल्प। उद्योग एवं कृषि दोनों के लिए जल उपयोग का वैज्ञानिक ऑडिट किया जाए। भूजल दोहन की सीमा निर्धारित की जाए। उद्योगों में रिसाइक्लिंग एवं ट्रीटेड वाटर का उपयोग अनिवार्य किया जाए तथा किसानों को सूक्ष्म सिंचाई, ड्रिप स्प्रिंकलर हेतु सहायता दी जाए। इससे सभी हितधारकों के बीच संतुलन स्थापित होगा, यद्यपि प्रारंभिक विरोध एवं प्रशासनिक प्रयास अधिक होंगे। बी. उचित कार्यवाही। मैं जल ऑडिट कर उद्योग एवं कृषि दोनों का वास्तविक जल उपयोग सार्वजनिक करूंगा तथा सभी पर समान नियम लागू करूंगा। उद्योगों में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) एवं जल पुनर्चक्रण लागू कराया जाएगा। किसानों को ड्रिप सिंचाई, फसल विविधीकरण एवं जल संरक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही ग्राम जल समितियों एवं उद्योग प्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित करते हुए पेयजल को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। मूल्य संवर्धन। एलिनोर ऑस्ट्रोम की गवर्निंग द कॉमन्स के अनुसार साझा प्राकृतिक संसाधनों का सर्वोत्तम प्रबंधन सरकार एवं समुदाय की साझी भागीदारी से होता है। मूल्य संवर्धन। संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के अनुसार जल संसाधनों का न्यायसंगत एवं सतत प्रबंधन मानव विकास का आधार है। सी. प्रशासनिक एवं नैतिक दुविधाएं। इस प्रकरण में पेयजल बनाम सिंचाई, कृषि बनाम औद्योगिक विकास, पर्यावरण संरक्षण बनाम रोजगार, राजनीतिक दबाव बनाम कानून का समान अनुपालन तथा वर्तमान आवश्यकताएं बनाम भविष्य की पीढ़ियों के अधिकार जैसी प्रमुख प्रशासनिक एवं नैतिक दुविधाएं विद्यमान हैं। मूल्य संवर्धन। गैरेट हार्डिन की द ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स के अनुसार साझा संसाधनों का अनियंत्रित दोहन अंततः सभी के लिए विनाशकारी सिद्ध होता है। सामूहिक अनुशासन आवश्यक है। निष्कर्ष 20 से 25 शब्द। एक आदर्श जिला कलेक्टर को पारदर्शिता, वैज्ञानिक जल प्रबंधन एवं समान कानून लागू करते हुए पर्यावरण संरक्षण, जनहित, कृषि और उद्योग के बीच संतुलित समाधान सुनिश्चित करना चाहिए। केस स्टडी 51। केस स्टडी डॉ.